हेलो बच्चों। देखो ये आज हमारे पास जो पेपर बच्चों तो डिस्कस करने वाले हैं वो है 2 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, जेई मीन्स का। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन कहता है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमारे पास ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनके अंदर हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। बच्चों हमें पता है जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल लेंगे। देखो बच्चों एक शॉर्टकट हमारे पास है 14, 15, 16, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर 0.5 कम करते हुए चले जाते हैं, आ जाएगा 1.5, 1.0। इस तरीके से हमारे पास होता है। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है O2 प्लस। तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, एक कम कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15। तो 15 के हिसाब से जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 2.5। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बच्चे अंदर 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलेगा दैट इज 2.0। फिर O2 नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 16 + 1 17। तो 17 के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर हमें देखने को मिलता है दैट इज 1.5। फिर हमारे पास है O2 2 नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों 16 प्लस में 2 18। तो 18 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 1.5 1.0। तो बच्चों जहाँ पर जैसे O2 पॉजिटिव है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अपना सबसे ज़्यादा है तो O2 पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो O2 प्लस उसके बाद कौन आ जाएगा O2। ठीक है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा O2 नेगेटिव और फिर हमारे पास हो जाएगा O2 2 नेगेटिव। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ एल्कीन। ठीक है बच्चों, रिएक्ट करता है 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन इज। देखो बच्चों हमें पता है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो क्या करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास बनता है CO2। ठीक है बच्चों, और हमारे पास बनेगा H2O। ठीक है, अब थोड़ा सा ना एक बार हेल्प ले लेते हैं ऑप्शंस की। जैसे हमारे पास है C4H10। बच्चों अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनेगा CO2 बनेगा, साथ में बनेगा H2O। देखो कार्बन हो गए 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन हो गए 10, 10 के लिए यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑक्सीजन जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है वो जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 5 13, तो 13/2। तो 1 मोल जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो 13/2 से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकेंड हमारे पास क्या देखो C5H12। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा CO2 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा अगेन H2O। अब की बार कार्बन कितने हो गए 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 12। तो 12 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 5 दूनी 10 और 6 16। तो 16 के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों 8 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा जो 1 मोल हाइड्रोकार्बन है वो 8 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखो बच्चों, कहता है 18 ग्राम ऑफ H2O रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ आयरन टू प्रोड्यूस Fe2O3। बच्चों हमने क्या किया, आयरन जो हमारे पास था उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई वाटर से, और हमारे पास क्या बनता है बच्चों सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास बनेगा Fe3O4 और साथ में बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। आयरन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो 8 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों यहाँ से पता देखो, यहाँ से पता लगता है 3 मोल जो आयरन है बच्चों वो रिएक्ट किससे करता है 4 मोल वाटर से रिएक्शन करता है। और बच्चों वाटर जो हमारे पास गिवन है वो है 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, क्योंकि वाटर का मोलिकुलर वेट 18 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि 1 मोल वाटर कितने आयरन से रिएक्शन करेगा। तो 4 मोल वाटर रिएक्शन करता है 3 मोल आयरन से। तो हम बोलेंगे सर 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा 3/4 मोल ऑफ आयरन। तो आयरन के मोल्स आ गए, अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एटॉमिक वेट से। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 56, ये आंसर किस में आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 42 ग्राम। तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो थर्ड हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास KSP से रिलेटेड वो सवाल है। क्वेश्चन कहता है KSP वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों Ag2CrO4 की एंड AgBr की। कितना गिवन है बच्चों 32x एंड 4y।
हमें सोल्यूबिलिटी S1 और S2 का रेशियो निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास गिवन है Ag2CrO4, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डिसोसिएट होगा तो किस में होगा, 2Ag प्लस CrO4 2 नेगेटिव। तो Ag प्लस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी 2S, और इस क्रोमेट की हो जाएगी S। तो यहाँ पे जो KSP हमें मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा 2S का स्क्वायर इंटू S, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब। और बच्चों 4S क्यूब की जो वैल्यू गिवन हमारे पास है वो कितना है 32x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S1 का क्यूब इज इक्वल टू 32/x डिवाइड बाय 4, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा 8x। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बच्चों AgBr। देखो AgBr जब हमारा डिसोशिएट होगा तो किसके अंदर होगा, Ag प्लस प्लस में Br नेगेटिव। तो Ag प्लस की सोल्यूबिलिटी S, Br नेगेटिव की S। तो यहाँ पे जो KSP हमारे पास होगा बच्चों वो क्या होगा S स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में बच्चों 4y। तो S स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो इसको हम S को S2 बोल देंगे। तो S2 जो हमारे पास आएगा बच्चों वो आएगा 2 इंटू वाई की पावर 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, S1 को S2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/3, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कहता है बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3h अपॉन में पाई। तो जो MVR हमारे पास होता है और एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू क्या होती है NH अपॉन में 2 पाई इसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों अगर हम इसको इक्वेट करें 3h अपॉन में पाई से, तो यहाँ पे जो n हमारे पास होगा ना उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सिक्स्थ सेल में है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम है तो बच्चों एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। हमें निकालना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 13.6, जेड की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36। तो 6 6 36। आंसर किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सोल्व करेंगे आएगा 0.37777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको राउंड ऑफ करके हम -3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो बच्चों जो डेल्टा ओ हमारे पास होता है ना वो डिपेंड करता है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। देखो अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बच्चों तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है। तो जितना फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स लगे हुए हैं CN नेगेटिव, F नेगेटिव, अमोनिया, CN EN, तो इसमें जो हमारे पास कार्बन वाले जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और हेलोजन हमारा सबसे क्या होता है बच्चों वीक फील्ड होता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो CN नेगेटिव हमारे पास है बच्चों उसका फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे अमोनी CN है वो हमारे पास हो गया A, और जहाँ पे फ्लोरीन है वो हमारे पास हो गया B। तो CN सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से A जो हमारे पास है इसकी जो हमारे पास डेल्टा O होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो डेल्टा O की बात करेंगे तो सबसे कम किसका होगा B का, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा A के लिए होगा। तो ये दो कंडीशन ही हमारे पास ऑप्शन मैच कर देंगी, और हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे जो लिथियम है बच्चों वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2s 2 और 1। तो इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो लिथियम में से जब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो बन जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक, ठीक है बच्चों। ये किसके जैसा हो जाएगा लाइक हाइड्रोजन एटम। और जो बच्चों हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती हैं उन पे अप्लाई होता है बोहर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है +13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बच्चों हमारे पास एक रिलेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। तो बच्चों लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9। तो 13.6 इंटू 9 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन मैच होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है कैलकुलेट द वर्क इन द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी इन द फॉलोइंग ग्राफ। बच्चों ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे चले गए। ए पॉइंट के डायमेंशन हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है 0.5 और प्रेशर हमारे पास गिवन है 8 atm। फिर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो वॉल्यूम एक्सपेंड होकर के 4 लीटर हो गया, तो प्रेशर कम हो गया 1 लीटर। ठीक है बच्चों, देखो जो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है -2.303 nRT log V2/V1। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या है, V2/V1 हमारे पास है, तो अब जो nRT है ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो बच्चों हम यहाँ पे यूज कर लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे क्या होगा P2V2 इज इक्वल टू nRT, ये पुट कर देंगे तो -2.303। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बच्चे पुट करेंगे P फाइनल V फाइनल, या V2 यूज किया हो तो यूज कर लो, P2V2 इंटू लॉग V2/V1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.303 इंटू। ठीक है बच्चों, तो P2 हमारे पास कितना हो गया 1 और V2 कितना हो गया हमारे पास में 4 इंटू लॉग 4 अपॉन में 0.5। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, पूरा सोल्व करके हमारे पास आएगा बच्चों 8.3 लीटर ATM। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो बच्चों कॉलम 1 के अंदर हमारे पास फंक्शन ग्रुप है और कॉलम 2 के अंदर हमारे पास टेस्ट है। ये हमें पता होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं कि जो एल्कोहल हमारे पास होता है बच्चों, एल्कोहल कौन सा, एलिफेटिक। तो बच्चों एलिफेटिक एल्कोहल में हम यूज करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो इथेनॉल हमारे पास है एलिफेटिक एल्कोहल, तो इसके लिए हम कौन सा ग्रुप टेस्ट यूज करते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज करते हैं। फिनोल हमारे पास होता है एरोमेटिक, तो इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ठीक है, एसिड हमारे पास है बच्चों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट को पॉजिटिव देगा। एल्डिहाइड कीटोन में हमारे पास क्या करेगा, शिफ्ट टेस्ट देगा। ये बच्चों हमें पता है, तो सारे ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 3rd। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अबाउट द फर्स्ट एंड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज करेक्ट। बच्चों देखो फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास देखो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है 0.693/K, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट बच्चों नहीं होती, तो T 100% हमारे पास कितना आता है, इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। यहीं पर अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों हमारे पास में क्या होता है, जो टी हाफ हमारे पास आता है दैट इज A0 अपॉन में 2K। ठीक है, और T 100% हमारे पास आता है बच्चों A0/K। अब ये हमें वैल्यू पता है, अब हम चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता है टी हाफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 100% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों T 100% तो हमारे पास इनफाइनाइट हो गया, वो तो मैच करेगा ही नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, T 100% इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ द टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब 0.693/K को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और T 100% भी क्या होता है, T इनफाइनाइट होता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो बच्चों, टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ द 100% जीरो ऑर्डर। बच्चों T 100% हमारे पास होता है 2 टी हाफ। टी हाफ 2 टाइम्स T 100 नहीं होता, उल्टा होता है। इस 2 को अगर हम यहाँ पे लेकर आते तो इसको सही मानते हैं, लेकिन 100 का डबल तो फिर 200 हो जाएगा ना। तो हमें पूछा है 50%, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों हमारे पास है क्यूमीन, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और बहुत ही कॉमन रिएक्शन हमारे पास है बेंजीन की, जिसमें हमारे पास क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन किससे कराई गई, ऑक्सीजन के साथ में। तो बच्चों में पता है एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि जब क्यूमीन हमारे पास जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाता है और क्यूमीन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास एसिडिक मीडियम है, H2O है, तो खुद को रीअरेंज कर लेता है, और खुद को रीअरेंज करके बाद हमारे पास क्या होता है बच्चों, फिनॉल बन जाता है और एसीटोन हमारा निकल जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हमारे पास बन गया बच्चों फिनॉल, और साथ में इसी तरीके से हमारे पास बनता है साथ में एसीटोन। तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है फर्स्ट, एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, देखो करेक्ट गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट।
कह रहा फर्स्ट आयनाइजेशन जो एनर्जी है बच्चों सोडियम की ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। बच्चों अगर हम यहाँ पे आपको बात करें मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट में हम मूव करते हैं अलोंग इन द पीरियोडिक टेबल, तो आयनाइजेशन हमारी एनर्जी हमारी डिक्रीज करती है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम, जबकि यहाँ पे क्या करा है सोडियम की ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एज कंपेयर सोडियम, तो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट गलत हो गया। अब कह रहा है बच्चों सेकंड स्टेटमेंट कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम वो सबसे ज़्यादा बता रखी है। बच्चों देखो सोडियम की अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब हमने इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, क्योंकि जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p में से। जबकि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम जब +2 में जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p6 में से इन केस ऑफ मैग्नीशियम के अंदर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन सोडियम के अंदर किस में से निकलेगा 2p5 में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम हमारे पास है इसकी वैल्यू बच्चों सबसे ज़्यादा मिलेगी ना कि मैग्नीशियम की, तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम के अंदर तो हमारे पास क्या होता है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होता है, तो एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे कम, जबकि यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट हम ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों T1 टेम्परेचर हमारे पास हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। T2 टेम्परेचर हमारे पास है बच्चों T डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारे पास T प्लस में 273। बच्चों रेट कांस्टेंट हमारे पास गिवन है K1 1.5 इंटू 10 की पावर 3 और रेट कांस्टेंट K2 हमारे पास गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 रेस्पेक्टिवली। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी EA भी हमारे पास गिवन है बच्चों 60 किलो जूल, दैट मीन्स 10 की पावर 3 जूल। फाइंड द टेम्परेचर T। तो बच्चों यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन लगेगी, तो अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। बच्चों सारी वैल्यू गिवन है, बस पुट करके आपको सोल्व करना है। कैलकुलेशन लेंदी है मानते हैं, जब आपको पूरा सोल्व करोगे तो जो T2 हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कैलकुलेशन है आपको करना पड़ेगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H10 व्हिच डज नॉट डिकलराइज कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। बच्चों कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का मतलब होता है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है बच्चों, बेयर्स रिएजेंट का काम होता है जो डबल बॉन्ड होता है उसको हटा करके डाईऑल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन जो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है वो डीकलराइज नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो C5H10 की अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि पाई बॉन्ड कितना हो जाए 1 या फिर रिंग कितना हो जाए 1, लेकिन ब्रोमीन वाटर डीकल जो KMnO4 डीकलराइज नहीं हो रहा, तो सर पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो गई खत्म। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक रिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो रिंग के हिसाब से हम देखेंगे, तो बच्चों रिंग में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम 5 मेंबर की रिंग बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा दूसरी पॉसिबिलिटी में एक 4 मेंबर की रिंग बना लेंगे, फिर हम क्या बनाएंगे बच्चों एक 3 मेंबर की रिंग बना लेंगे, और 2 हम क्या बना देंगे साइड ग्रुप। अब इन दोनों साइड ग्रुप की पॉसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है कि दोनों हमारे पास सेम कार्बन पे हो सकते हैं, या फिर बच्चों हमारे पास ऐसा भी कर सकते हैं, तो एक हम यहाँ पे 2 मिथाइल की जगह इथाइल लगा सकते हैं। किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखो एक ये बन जाएगा बच्चों, दूसरा ये बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा, ये चौथा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब खास बात ये है कि जो हमारे पास में यहाँ पर जो बन रहा है, जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होंगे वो होंगे 2, और यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, क्योंकि हमें आइसोमर्स काउंट करने हैं, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, तो एक होगा R, एक होगा S, है ना, और एक होगा मीजो। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले के से ऊपर ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक अकेले मॉलिक्यूल के 3 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो एक 4 ये हो गए,
4 और अकेले के 3, तो टोटल आइसोमर जो हमारे पास होंगे वहाँ पे वो हो जाएंगे 7।